इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब आप मुनीश शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज भारत इस अनूठी स्थिति में है कि वो सूचना के इस युग में विश्व के अन्य देशों से आगे निकल सकता है। आज बेंगलुरु टेक सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा, समय आ गया है कि भारत में डिजाइन किए गए तकनीकी समाधानों को विश्व में पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि भारत के पास सर्वश्रेष्ठ दिमाग और सबसे बड़ा बाजार है और भारतीय प्रौद्योगिकी की विश्व में पैठ बनाने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने भारतीय उत्पादों के वैश्विक मानकों पर खरा उतरने के कुछ उदाहरणों का जिक्र किया। यूपीआई प्लेटफॉर्म की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इससे हर कोई डिजिटल भुगतान कर सकता है और पिछले महीने इस प्लेटफॉर्म के जरिए 2 अरब का वित्तीय लेन देन हुआ। ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भूमि विवाद समाप्त करने और लोगों को सशक्त करने की दिशा में स्वामित्व योजना एक ऐसी पहल है जिसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मालिकाना हक प्रदान किया जाता है। सरकारी कार्यक्रमों को तेजी से लोगों तक पहुंचाने और पारदर्शिता को प्रोत्साहन देने में प्रौद्योगिकी की मदद का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से उठाए गए तकनीकी कदमों से कैसे प्रशासन के लाभ को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा, चाहे विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आयुष्मान भारत हो या गरीबों तक बिजली पहुंचाने की बात हो और उन्हें आवास मुहैया कराने का अभियान हो, इनके शीघ्र कार्यान्वयन के लिए तकनीकी समाधान निकालना उनकी सरकार की नीति है। प्रधानमंत्री ने आईटी, नवोन्मेष और अन्य प्रौद्योगिकी उद्योगों को उदारवादी नीति का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने युवा प्रतिभाओं से डेटा और आईटी आधारित उत्पादों की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा समाधान निकालने का भी आह्वान किया। उन्होंने एक मजबूत डेटा प्रबंधन ढांचे पर जोर दिया। रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की भूमिका का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक विकास तकनीकी नवाचार पर आधारित है, जिसमें डेटा विश्लेषण की अहम भूमिका है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और स्विट्जरलैंड के उपराष्ट्रपति गाय पर्मेलिन इस समारोह में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में 75 परिचर्चाओं में 4000 प्रतिनिधि और 270 वक्ता भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में 25 देशों के विचारक, उद्योगपति, टेक्नोक्रेट, शोधकर्ता, निवेशक, नीति निर्माता और शिक्षाविद भी हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन के दौरान कई देशों के साथ 12 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिससे कर्नाटक में निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। 200 से अधिक भारतीय कंपनियां वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में अपनी प्रदर्शनी भी लगा रही हैं। लगभग 50 भारतीय टेक स्टार्टअप भी इस दौरान यूरोपीय कंपनियों के सामने अपनी प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल के बीच आज एक वर्चुअल बैठक होगी। पिछले 2 दशकों में यह पहला मौका है जब दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच बैठक हो रही है। दोनों नेता कोविड परवर्ती विश्व में भारत लग्जमबर्ग सहयोग बढ़ाने सहित द्विपक्षीय संबंधों के समूचे परिप्रेक्ष्य पर विचार करेंगे। वो अंतर्राष्ट्रीय और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। भारत और लग्जमबर्ग के बीच पिछले वर्षों में उच्च स्तरीय वार्तालाप निरंतर होता रहा है। इससे पहले दोनों प्रधानमंत्री 3 बार मिल चुके हैं। जम्मू कश्मीर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज सुबह नगरोटा में बन टोल प्लाजा के नजदीक सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। पुलिस महानिरीक्षक मुकेश सिंह ने जम्मू में संवाददाताओं को बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ को आतंकवादियों के सांबा सेक्टर से नगरोटा बन टोल प्लाजा तक आने के बारे में खुफिया जानकारी मिल गई थी। जिस ट्रक में वो छुपे थे उसे सुबह लगभग 5 बजे जांच के लिए रोका गया।
तब आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई और ग्रेनेड भी दागे। इस मुठभेड़ में सभी 4 आतंकवादी मारे गए हैं। श्री मुकेश सिंह ने बताया कि आतंकवादियों से 11 AK राइफल्स, 3 पिस्टल और 29 हैंड ग्रेनेड और अन्य सामग्री बरामद की गई है। उन्होंने कहा कि सीमा पार से घुसपैठ कर आए आतंकवादी केंद्र शासित प्रदेश में एक बड़ा हमला करने की फिराक में थे और कश्मीर घाटी की तरफ बढ़ रहे थे। हालांकि पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बलों और सेना की समय पर की गई संयुक्त कार्रवाई से उनकी योजना नाकाम हो गई। पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि इलाके की तलाशी का अभियान अब भी जारी है। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि ट्रक का ड्राइवर घटनास्थल से फरार हो गया और उसे पकड़ने के लिए तलाश जारी है। उन्होंने कहा इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए और उनकी हालत स्थिर है। मारे गए आतंकवादियों की पहचान अभी की जा रही है। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 93.58% हो गई है। अब तक 83,83,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 48,493 मरीज स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि प्रतिदिन स्वस्थ होने के मामले नए मामलों से अधिक हो रहे हैं। उपचाराधीन रोगियों की संख्या कुल मामलों के 5% से कम है। देश में उपचाराधीन मामले कुल संक्रमित मामलों का केवल 4.95% है। इस समय देश में करीब 4,43,303 संक्रमित लोगों का इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कुल 45,576 नए मामले सामने आए। एक दिन में 585 लोगों की संक्रमण से मौत के साथ मृतकों की कुल संख्या 1,31,578 हो चुकी है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 585 मृतकों में 79.49% मौतें 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुई हैं। आज विश्व शौचालय दिवस है। ये दिन स्वच्छता के बारे में जागरूकता लाने और लोगों को शौचालयों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। एक संदेश में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि साफ सफाई में लापरवाही से कुपोषण होता है और इससे बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। विश्व शौचालय दिवस पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र के लिए स्वच्छता और साफ सफाई के लिए प्राथमिकता आवश्यक है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वो भारत को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए अपने संकल्प को फिर से दोहराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व शौचालय दिवस पर कहा है कि भारत ने सभी के लिए शौचालय की अपनी वचनबद्धता पर दृढ़ता से अमल किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हमने करोड़ों भारतवासियों को स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराने की शानदार उपलब्धि हासिल की है। श्री मोदी ने कहा, इससे हमें खासकर नारी शक्ति को सम्मान और बहुत से स्वास्थ्य संबंधी लाभ हुए हैं। जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल और स्वच्छता विभाग सुरक्षित स्वच्छता तक सबकी पहुंच पर जागरूकता के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत विश्व शौचालय दिवस का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर स्वच्छता के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर आने वाले जिलों को और राज्यों को भी स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ATP वर्ल्ड टूर फाइनल में ग्रुप लंदन के एक मैच में US ओपन चैंपियन ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम ने स्पेन के राफेल नाडाल को सीधे सेट्स में 7-6, 7-6 से शिकस्त दी है। एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन स्टेफानोस सितसिपास ने आंद्रे रुबलेव को 6-1, 4-6, 7-6 से हरा दिया। ग्रुप टोक्यो में आज शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच का मुकाबला डैनियल मेदवेदेव से होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU जैसे शिक्षा संस्थानों को छात्रों के लिए बेहतर समन्वय विकसित करने और नई पहल को बढ़ावा देने के काम में सबसे आगे रहना चाहिए। विश्वविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह में श्री कोविंद ने कहा कि देश के हर हिस्से और समाज के हर तबके से छात्र JNU में उत्कृष्टता के लिए बराबरी के अवसर वाले माहौल में पढ़ने आते हैं। उन्होंने कहा, JNU भारतीय संस्कृति के सभी रंगों का परिचायक है और यहाँ के भवनों, छात्रावासों, सड़कों और परिसरों के नाम भारत की विरासत से लिए गए हैं।
ये विश्वविद्यालय भारत की सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान को सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीयता ही जेएनयू की पहचान है और इसे लगातार मजबूत करना चाहिए। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति को लागू करने में किसी भी विश्वविद्यालय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। 5 देशों के समूह ब्रिक्स ने आतंकवाद से कारगर ढंग से निपटने के लिए नई आतंकवाद विरोधी नीति का अनुमोदन किया है। ब्रिक्स आतंकवाद विरोधी नीति का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच मौजूदा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाना और आतंकवाद के खतरे को रोकने तथा उसे निपटने के वैश्विक प्रयासों में सार्थक योगदान करना है। ब्रिक्स देशों ने इस बात पर अपनी ओर से पुष्टि कर दी है कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति सर्वाधिक गंभीर खतरों में से एक है और कोई भी आतंकवादी कृत्य केवल अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे किसी भी कृत्य को किसी भी आधार पर न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व के सामने आज आतंकवाद सबसे बड़ी समस्या है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो देश आतंकवादियों को संरक्षण और मदद देते हैं उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्षय रोग उन्मूलन के लिए जन आंदोलन चलाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने इसके लिए कार्यनीतिक परामर्श, वैचारिक नेतृत्व और सुदृढ़ सामाजिक तथा राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता पर बल दिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्षय रोग उन्मूलन भागीदारी बोर्ड की 33वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत के टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान पर प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य स्थायी विकास लक्ष्यों के तहत 2025 तक क्षय रोग को समाप्त करना है। और इसके साथ ही ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा से प्रसारित ये समाचार समाप्त हुए। सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा। सामयिक वार्ता। विषय भारत ने पाकिस्तान को लगाई कड़ी फटकार। आलेख राजनीतिक समीक्षक अशोक हांडू का। वाचन स्वर नीलम मलकानिया का। 19 नवंबर 2020 के लिए। पिछले सप्ताह पाकिस्तान ने भारत पर कुछ निराधार आरोप लगाए। इस्लामाबाद के झूठ पर किसी ने भरोसा नहीं किया। विभिन्न आरोपों का वर्णन करता हुआ यह तथाकथित डोजियर या फाइल एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में जारी की गई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और अंतर जनसंपर्क सेवाओं के महानिदेशक जनरल बाबर इफ्तिखार ने ये दस्तावेज जारी किए। इनमें कहा गया है कि पाकिस्तान के पास इसके अखंडनीय प्रमाण हैं कि भारत बहुत सी गतिविधियों में शामिल है और अफगान जमीन का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में आतंकवादी भेज रहा है। ये बताने की भी बेकार कोशिश की गई कि भारत खुद को आतंकवाद का शिकार बताता आया है। ये अपनी गलतियां दूसरों पर मढ़ने का साफ मामला है। पाकिस्तान के इसी रवैये से दुनिया पिछले 4 दशकों से जूझ रही है। इसी वजह से अमेरिका ने सालों पहले पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद बंद कर दी है। इसी वजह से पिछले 2 सालों से आतंक को होने वाले वित्त पोषण पर नजर रखने वाले वैश्विक निगरानी समूह FATF ने पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखा हुआ है और ये कहते हुए हालिया पूर्ण सत्र में कोई छूट नहीं दी कि पाकिस्तान ने आतंक वित्त पोषण और हवाला को रोकने के लिए इसके निर्देशों का पालन नहीं किया है। हैदराबाद में भारतीय व्यवसाय अध्ययन विद्यालय में डेक्कन संवाद में इंटरनेट के माध्यम से अपने भाषण में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने सटीक प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान को ऐसा देश होने का प्रबल उदाहरण बताया जो सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करता है। उन्होंने कहा कि दुनिया धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की वैश्विक प्रवृत्ति के प्रति सचेत हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने आतंक वित्त पोषण, कट्टरतावाद फैलाने और साइबर भर्तियों जैसे पहलुओं को लेकर पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करने के अथक प्रयास किए हैं। पाकिस्तान द्वारा भारत पर निराधार आरोप लगाते ही भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले कई महीनों से पाकिस्तान जिन घरेलू समस्याओं का सामना कर रहा है उनसे ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ये निराधार आरोप लगा रहा है।
ये भी उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के विपक्षी दल इमरान खान सरकार को सत्ता से हटाने के लिए एक आंदोलन शुरू कर चुके हैं, क्योंकि ये सरकार सेना द्वारा नियुक्त की गई है, न कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार है। भारत ने पाकिस्तान द्वारा लगाए गए आरोपों की कड़ी निंदा करते हुए इन्हें पाकिस्तान द्वारा अपनी वैश्विक छवि सुधारने के लिए किया गया एक निराशाजनक प्रयास बताया है। अफगानिस्तान ने भी इस आरोप को सिरे से नकार दिया है कि ये अपनी जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए होने दे रहा है। अब पाकिस्तान अपने दावों वाले इन कथित दस्तावेजों को इस आशा के साथ पड़ोसी देशों में भेज रहा है कि शायद ये भारत विरोधी प्रचार करने में कामयाब हो जाए। भारत ने भी इससे निपटने के लिए कूटनीतिक प्रयास शुरू कर दिए हैं। अगर पाकिस्तान सोचता है कि इसकी कोशिशें कामयाब होंगी तो ये भ्रम में है। दुनिया पाकिस्तान की रणनीति पहचानती है। पाकिस्तान के काम करने के तरीके और भाषणबाजी को सभी जानते हैं। जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर लगातार संघर्ष विराम उल्लंघन करना और भारत को आक्रामक बताकर इस पर आतंकवाद में शामिल होने का आरोप लगाना पाकिस्तान की पुरानी नीति रही है। अहम बात यह है कि भारत अगले साल जनवरी से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो रहा है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में नई परिस्थितियों से जूझने का आधार तैयार कर रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान को लेकर ये धारणा बन चुकी है कि ये आतंकवाद का इस्तेमाल अपनी राष्ट्रीय नीति में सहायक कारक के रूप में करता है और ये वैश्विक आतंकवाद का गढ़ है। पाकिस्तान अब इस धारणा को नहीं बदल सकता। इस्लामाबाद बड़ी आसानी से ये भूल रहा है कि अलकायदा का खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही मारा गया था, जहां एबोटाबाद छावनी क्षेत्र में वो कम से कम 5 वर्षों से छिपा हुआ था। इसके अलावा हाल ही में पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने राष्ट्रीय असेंबली में ये स्वीकार किया है कि पिछले साल भारतीय सुरक्षा बलों पर कश्मीर में किया गया पुलवामा हमला इमरान खान सरकार की एक बड़ी उपलब्धि थी। गौरतलब है कि इस हमले में 42 भारतीय सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। इन घटनाओं ने खुद को एक निर्दोष देश साबित करने के पाकिस्तान के रास्ते पहले ही बंद कर दिए हैं। इसलिए बेहतर होगा कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को छलने की कोशिशें करने की बजाय अपने राज्य क्षेत्रों से आतंकवाद के खात्मे पर ध्यान दे। इसी से पाकिस्तान का कुछ भला हो सकता है। नमस्कार। समाचार पत्रों से के 19 नवंबर के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया। आपके लिए लेकर आई हूं अलग अलग समाचार पत्रों की सुर्खियां और संपादकीय लेख। विभिन्न समाचार पत्रों ने विविध विषयों पर संपादकीय लिखे हैं और अलग अलग घटनाओं को अपनी सुर्खी बनाया है। फाइजर के कोरोना वैक्सीन की अंतिम चरण में सफलता की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, फाइजर का टीका अंतिम ट्रायल में 95% असरदार। दैनिक जागरण की सुर्खी है, फाइजर की वैक्सीन 95% कारगर, परीक्षण पूरा। अमेरिकी कंपनी ने कहा, नहीं दिखा कोई बड़ा प्रतिकूल प्रभाव, हर उम्र और नस्ल के लोगों के लिए प्रभावी पाई गई दवा। पत्र लिखता है, 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों में 94% प्रभावी। राष्ट्रीय सहारा ने कोरोना, चिंता बढ़ी सतर्कता बढ़ी शीर्षक से लिखा है, शादी समारोहों में 50 लोग हो सकेंगे शरीक। पिछले 24 घंटे में 7,486 मामले देते हुए जनसत्ता की सुर्खी है, दिल्ली में कोरोना से सर्वाधिक 131 मौत। वाहन चलाने के दौरान मास्क पहनना जरूरी। हिंदुस्तान कोरोना से जंग शीर्षक से लिखता है, संक्रमितों के संपर्क वाले क्वारंटीन होंगे। पत्र के अनुसार नवंबर के अंत तक रोज 60,000 RT-PCR जांच। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए केंद्र ने मोर्चा संभाला। दैनिक जागरण लिखता है, दिल्ली से नोएडा जाने वालों का किया गया रैंडम टेस्ट। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बोले,
नहीं लगेगा लॉकडाउन। नवभारत टाइम्स ने जिंदा रहेंगे तब तो शीर्षक से लिखा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने छठ समारोहों पर दिल्ली में लगी पाबंदी को चुनौती देने वाली अर्जी खारिज की। दैनिक जागरण ने पीठ की टिप्पणी देते हुए लिखा है, जब दिल्ली में हर दिन हजारों लोग संक्रमित हो रहे हैं तो ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि सरकार सार्वजनिक छठ पूजा के आयोजन की अनुमति देगी। पंजाब केसरी के अनुसार मोदी के साथ निकटता से काम करने के इच्छुक हैं बाइडेन। पत्र के अनुसार मोदी ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की, कई मुद्दों पर चर्चा। बाइडेन ने मोदी को बधाई के लिए आभार व्यक्त किया। हरिभूमि के मुताबिक भारत और अमेरिका द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी जारी रखने के प्रति संकल्पित। पत्र के अनुसार बाइडेन प्रशासन में भारत अमेरिका के संबंधों को विस्तार मिलेगा। अमर उजाला लिखता है, लद्दाख 0 से 40 डिग्री कम तापमान पर भी ड्रैगन के सामने डटे रहेंगे जवान। सैनिकों के लिए गर्म घरों की व्यवस्था, बिजली, पानी और हीटर जैसी सुविधाओं से लैस आवाज। पत्र के अनुसार सेना की ऑपरेशनल क्षमता में होगा इजाफा। आकस्मिक जरूरतों का भी रखा है ख्याल। राष्ट्रीय सहारा ने दिया है कि लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाने पर ट्विटर ने लिखित माफी मांगी। संसदीय समिति को बताया 30 नवंबर तक सुधार लेगा गलती। पत्र के अनुसार नौसेना को अमेरिका से मिला P-8I समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, सिब्बल के बयान पर बोले अधीर रंजन, नाखुश नेता चले जाएं, नई पार्टी बना लें। नवभारत टाइम्स के अनुसार सिब्बल के बाद चिदम्बरम ने कहा, जमीन पर कमजोर है पार्टी। व्यापार समझौते पर भी अलग अलग राय। पत्र के अनुसार जम्मू कश्मीर गुपकार में पड़ी दरार। आतंक पर एकजुटता शीर्षक से जनसत्ता अपने संपादकीय में लिखता है, पाकिस्तान दक्षिण एशिया में आतंकवाद की सबसे बड़ी पनाहगाह बन चुका है। वहां आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने वाले सरगना खुलेआम सड़कों पर घूमते हैं और दुनिया में जगह जगह अपनी साजिशों को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। उसामा बिन लादेन तक ने वहीं पनाह ले रखी थी जब अमेरिकी दस्ते ने उसे मार गिराया। पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों से संबंधित तथ्यों से दुनिया का कोई देश अनजान नहीं है। 5 देशों के संगठन ब्रिक्स के मंच से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर आतंकवाद को रोकने के लिए एकजुटता की दरकार रेखांकित की। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सदस्य देश हैं। इस संगठन का गठन आपसी व्यापार बढ़ाने और सुरक्षा संबंधी विषयों पर सहयोग के लिए हुआ था। माना गया था कि ये 5 देश अगर परस्पर सहयोग से काम करेंगे तो दुनिया की आर्थिक महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका को चुनौती दी जा सकती है। इस संगठन का लाभ भी इन देशों को मिलता रहा है, मगर आतंकवाद के मसले पर अपेक्षित कामयाबी नहीं मिल पाई है। प्रधानमंत्री ने संगठन के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि उन देशों को भी इसका जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए जो आतंकवाद को पनाह देते और पोसते रहे हैं। इस समस्या से लड़ने के लिए संगठित प्रयास की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने इससे संबंधित एक रणनीति भी पेश की। ये बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों से बार बार दोहराई जाती रही है कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के तमाम देशों को एकजुट होने की जरूरत है। ये भी छिपी बात नहीं है कि आतंकवाद की वजह से बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है, मगर कुछ देश अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के चलते संगठित नहीं हो पाते। इस समस्या से पार पाने में संयुक्त राष्ट्र का पक्षपातपूर्ण रवैया भी आड़े आता रहा है। जहां अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के हित सीधे प्रभावित होते नजर आते हैं, वहां तो संयुक्त राष्ट्र महासभा इस समस्या को लेकर गंभीर नजर आता है। पर जहां उनके ऊपर सीधा असर नहीं पड़ता, वहां शिथिलता बढ़ती जाती है। इसलिए प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की नीतियों में बदलाव की उचित ही मांग उठाई। ये छिपी बात नहीं है कि भारत को आतंकी चुनौतियां सबसे अधिक पाकिस्तान से ही मिलती हैं। अभी आप सुन रहे थे समाचार पत्रों से, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए थे अलग अलग समाचार पत्रों की सुर्खियां और संपादकीय लेख।
अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का यूट्यूब कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।